जय हिंद एवरीवन एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नए सत्र की ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर आगामी सत्र में आने वाली आपकी सभी बाधाओं को दूर करें और आपको आपके कार्य क्षेत्र में अपार सफलता प्रदान करें। आज हम क्लास 12th के जीव विज्ञान विषय के फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स मीन्स जीवों में जनन पढ़ने जा रहे हैं। रिप्रोडक्शन ये दो शब्दों से मिलकर बना है। फर्स्ट इज री, दैट मीन्स अगेन, एंड सेकेंड वर्ड इज प्रोडक्शन, दैट मीन्स टू प्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन लिटरली मीन्स टू प्रोड्यूस अगेन, अर्थात पुनः उत्पन्न करना। जनन या रिप्रोडक्शन सभी जीवधारियों की प्रमुख जैविक क्रिया है। सभी जीव नश्वर हैं और यदि जिस जीव ने पृथ्वी पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अपना जीवन काल समाप्त करने से पहले ये जीव अपने ही जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं। उनके द्वारा, जीवों के द्वारा अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करने की क्रिया ही वास्तव में जनन है। प्रत्येक जीव, इसमें अभी हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, एक शब्द प्रयोग किया है, वो है जीवन काल, कि जीवन काल संपूर्ण करने के पश्चात उनकी मृत्यु होती है। जीवन काल क्या है? जन्म से लेकर, किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को उस जीव का जीवन काल कहते हैं। इंग्लिश में इस शब्द को लाइफ स्पैन कहते हैं। लाइफ स्पैन मीन्स द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर कुछ जीवों के जीवन काल या लाइफ स्पैन दिए गए हैं। ये जीवन काल अलग अलग जीवों में अलग अलग होते हैं। जैसे बटरफ्लाई मीन्स तितली, जिसकी जीवन अवधि केवल 1 से 2 सप्ताह तक होती है। इसी तरह मगरमच्छ लगभग 60 वर्षों तक जीवित रहता है। कछुआ टॉर्टोइस 100 to 150 ईयर्स, 100 से 150 वर्ष तक जीवित रहता है। बरगद का पेड़, बरगद का वृक्ष लगभग 300 वर्षों तक भी जीवित रह सकता है। ये जीवन काल किसी भी जीव के साइज आदि से इसका कोई संबंध नहीं होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि क्रो और पैरट लगभग समान साइज की दो बर्ड्स हैं, लेकिन उनके लाइफ स्पैन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। क्रो का लाइफ स्पैन है 15 ईयर्स, जबकि पैरट का लाइफ स्पैन है 140 ईयर्स। इतने सभी जीव अपने अपने जीवन काल को समाप्त करते हैं और उनकी मृत्यु निश्चित है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, जन्म लिया है तो मृत्यु भी होनी है। तो फिर जीवों की इस पृथ्वी पर निरंतरता बनी रहे तो उसके लिए जनन एक आवश्यक प्रक्रिया है। चाहे जीवन काल कुछ भी हो, प्रत्येक जीव जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन इस पृथ्वी पर प्रत्येक जीव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन एक आवश्यक प्रक्रिया है। इस सब से हम कह सकते हैं कि जनन मीन्स रिप्रोडक्शन एक वह प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर जीवन और किसी भी जाति की निरंतरता को बनाए रखती है। अतः किसी भी जाति या वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने ही जैसे जीवों को उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है।
जीवों में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। उनमें जनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से अनुकूलन होते हैं। सरल जीवों में जनन की सरल विधियां होती हैं। ये जीव प्राय मेल और फीमेल में विभेदित नहीं होते हैं, नर और मादा में विभेदित नहीं होते हैं, परंतु जटिल और उच्च श्रेणी के जीवों में उन्नत विधियां पाई जाती हैं। जनन के एडवांस मेथड्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल, नर और मादा जीव पृथक होते हैं। क्योंकि इनकी संरचना भी बहुत जटिल होती है, तो अपनी संरचना और अपनी प्रकृति के आधार पर जीवों में जनन अलग अलग प्रकार से होता है। जनन को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मीन्स अलैंगिक जनन, और सेकेंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स लैंगिक जनन। First of all, we will discuss about asexual reproduction, means अलैंगिक जनन। इस प्रकार के जनन की क्या विशेषताएं होती हैं? इस प्रकार का जनन केवल निम्न और आद्य, मीन्स लोअर और प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में ही होता है। एनिमल्स में, स्पेशली जो लोअर कैटेगरी के एनिमल्स हैं, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इस प्रकार के जनन के लिए, इस प्रकार के रिप्रोडक्शन के लिए केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। Individuals does not produce gametes by meiosis, means जो जनक हैं वो उनमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, युग्मक नहीं बनाते हैं। The ploidy, that means number of chromosomes, remains unchanged throughout the reproductive process. मतलब जनन की संपूर्ण क्रिया के दौरान गुणसूत्रों की संख्या निश्चित रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इसलिए फर्टिलाइजेशन भी पॉसिबल नहीं है। नो गैमेट फॉर्मेशन, नो फर्टिलाइजेशन। क्योंकि गुणसूत्र में कोई मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, गैमेट्स नहीं बनते हैं, और संतान में, इस प्रकार के जनन से बनने वाली संतति में सेम क्रोमोसोम्स पहुंचते हैं, सेम उसी जनक के जैसे ही गुणसूत्र पहुंचते हैं। इसलिए न्यूली फॉर्म्ड इंडिविजुअल इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट एंड सिंपली कॉल्ड क्लोन। दैट मीन्स जो नवनिर्मित जो संतति होती है, जो नया जीव उत्पन्न होता है इस प्रकार के जनन से, वो अपने जनक के बिल्कुल समान होता है, जनक की ही कॉपी होता है। इस तरह सेम जनक के जैसे, पेरेंट के जैसे ही संतति उत्पन्न होने वाली ऐसी संतति क्लोन कहलाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग विधियों द्वारा अलग अलग तरीके से होता है, चाहे वो किसी भी विधि से हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है सेलुलर टोटिपोटेंसी। सेलुलर टोटिपोटेंसी मीन्स कोई एक सेल, पेरेंट की कोई भी सेल में वो क्षमता होती है, वो कैपेसिटी होती है कि वो नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सके। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स हैं, मोड्स हैं,
उसमें सबसे पहले हम जिसका जिक्र करेंगे दैट इज फिशन. Fission is the mechanism in which organism divides into two or more parts. Each part is able to grow into a new individual. Means इस क्रिया में जीव फेवरेबल कंडीशंस में, फेवरेबल कंडीशंस या अनफेवरेबल जैसे भी कंडीशंस होती हैं, दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर होता है. फिशन वो प्रक्रिया है जिसमें जीव दो पार्ट में या दो से अधिक पार्ट में, दो से अधिक हिस्सों में बढ़ जाता है, डिवाइड होता है और हर एक पार्ट में एक नए जीव को उत्पन्न करने की क्षमता होती है. जो फिशन, इसको हिंदी में विखंडन भी कहते हैं. विखंडन मुख्यतः दो प्रकार का हो सकता है. फर्स्ट इज बाइनरी फिशन and second one is multiple fission. Binary fission, इसमें क्या होता है, ये मोस्टली एक कोशिकीय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में टेम्परेचर और फूड की भूताप और भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में होता है. इट अकर्स इन फेवरेबल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड फूड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो इक्वल पार्ट्स में, दो समान भागों में बढ़ जाता है. इस क्रिया में पहले न्यूक्लियस माइटोसिस डिवीजन द्वारा दो संतति केंद्रकों में, दो डॉटर न्यूक्लियस में बढ़ता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म भी दो भागों में बढ़ जाता है. दोनों संतति कोशिकाएं दो नए जीव बनाती हैं. ये जीव आनुवंशिकी में, आकारिकी में जनक के समान होते हैं. बाइनरी फिशन प्लेन ऑफ डिवीजन के अनुसार तीन तरह का हो सकता है. मतलब जो डिवीजन हो रहा है जीव में वो किस एंगल पर हो रहा है उसके हिसाब से ये तीन तरह का हो सकता है. फर्स्ट इज सिंपल बाइनरी फिशन. सिंपल बाइनरी फिशन मीन्स कि जब जीव दो, बाइनरी फिशन मीन्स जीव दो समान भागों में बढ़ता है, लेकिन वो किस एंगल पर बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग, किस एक्सिस से वो दो बराबर भागों में विभाजित होता है उसके अकॉर्डिंग. फर्स्ट नंबर इज सिंपल बाइनरी फिशन. इसमें जीव किसी भी एक्सिस से, किसी भी एंगल से, किसी भी प्लेन से दो बराबर भागों में बढ़ सकता है. इसका एग्जाम्पल है अमीबा. सेकेंड वन इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन मीन्स अनुप्रस्थ द्विविखंडन. बाइनरी फिशन को हिंदी में द्विविखंडन कहते हैं, दो भागों में बढ़ना. ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन अनुप्रस्थ द्विविखंडन, जिसमें जीव क्षैतिज दिशा में हॉरिजॉन्टली दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है. इस टाइप का डिवीजन पैरामीशियम में होता है. नेक्स्ट, थर्ड इज लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन मीन्स प्लेन ऑफ डिवीजन इज लॉन्गिट्यूडिनल, अर्थात अनुदैर्ध्य द्विविखंडन. इस तरह का विखंडन युग्लिना में होता है. ये हम इस डायग्राम से यहाँ पर समझ सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर अमीबा में बाइनरी फिशन दिखाया है जो सिंपल बाइनरी फिशन है. अमीबा इस तरह से भी दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, इस तरह से भी डिवाइड हो सकता है. बस इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हर एक पार्ट में न्यूक्लियस होना चाहिए. इस तरह का सिंपल बाइनरी फिशन इसका एग्जाम्पल है. फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस divides into two and then it surrounds the cytoplasm and two amoebas are formed. Second, here is the example of longitudinal binary fission means अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य द्विविखंडन. यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लॉन्गिट्यूडिनली दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होकर इस तरीके से इस
इस एंगल पर ये डिवाइड हो रहा है, इसलिए इसे लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन कहते हैं. And here is the example of transverse binary fission that occurs in paramecium. Here is the diagram of paramecium. Paramecium divides into two equal halves transversely. अनुप्रस्थ दिशा में, क्षैतिज दिशा में ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है. इस तरह ये द्विविखंडन के एग्जाम्पल हैं. इसके बाद हमने जिक्र किया था मल्टीपल फिशन मीन्स बहुविखंडन. विखंडन का हमने अर्थ पढ़ा था. विखंडन का मतलब था कि ऑर्गेनिज्म दो या दो से अधिक पार्ट में डिवाइड होकर होता है और हर एक पार्ट से एक नया जीव बनता है. बाइनरी फिशन, इसमें इंडिविजुअल दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है, जो कि अकॉर्डिंग टू द प्लेन ऑफ डिवीजन मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. एंड सेकेंड वन इज मल्टीपल फिशन मीन्स बहुविखंडन, जिसका मतलब है कि जीव दो या उससे अधिक भागों में डिवाइड होता है और प्रत्येक भाग से नया जीव बनता है. कंडीशन यहाँ भी वही अप्लाई होती है कि हर एक पार्ट में न्यूक्लियस होना चाहिए. इसमें पहले न्यूक्लियस छोटे छोटे कई भागों में विभक्त हो जाता है और फिर उस प्रत्येक न्यूक्लियस के चारों ओर साइटोप्लाज्म एकत्रित होकर नया जीव बनता है. यहाँ पर हम फिर से डायग्राम से इसको समझ सकते हैं. यहाँ इस स्लाइड पर, नेक्स्ट स्लाइड में मल्टीपल बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. इट इज मलेरियल पैरासाइट. फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूक्लियस divides into many parts and each part surrounds with the cytoplasm, and after the rupturing of the parental cell, so many plasmodiums are produced. Now we come to the next type of the asexual reproduction. अब हम दूसरे प्रकार के अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे. दैट इज बडिंग. बडिंग मीन्स मुकुलन. बडिंग को मुकुलन भी कहते हैं. इसका एग्जाम्पल यहाँ पर हाइड्रा दिखाया हुआ है. इसमें क्या होता है, जीव या किसी कोशिका, एक कोशिकीय जीव है तो उसकी कोशिका या जीव में एक छोटी सी संरचना, एक छोटी सी एक स्ट्रक्चर जो है उभार के रूप में निकलता है, जिसे बड या मुकुल कहते हैं. और इस उभार के बनने की क्रिया से ही नया जीव जो बनता है वो रिप्रोडक्शन बाय बडिंग कहलाता है. दिस इज द एग्जाम्पल इन हाइड्रा में एक उभार जैसी संरचना निकलती है. इस क्रिया को बडिंग और इस उभार को बड या मुकुल कहते हैं. यह बड मैच्योर होकर, परिपक्व होकर मात्र कोशिका से पृथक हो जाती है और नया हाइड्रा उत्पन्न करती है. हम जानते हैं हाइड्रा किसी आधार पर चिपका हुआ होता है. ये इससे पृथक होकर किसी आधार पर चिपक कर नए हाइड्रा को जन्म देता है. पहले उभार बनता है, फिर उसके दूरस्थ सिरे पर ये टेंटिकल्स, जो इसका हेड रीजन है, वो डेवलप हो जाते हैं और ये बेस से सेपरेट होकर किसी आधार पर चिपक कर नए हाइड्रा, नए जीव के रूप में जीवन व्यतीत करता है. नेक्स्ट, here is an example of budding in yeast. yeast एक कवक है, एक फंगस है और यूनिसेलुलर फंगस है, जिसमें भी बडिंग द्वारा, मुकुलन द्वारा रिप्रोडक्शन होता है. यहाँ पर एक सबसे पहले उभार जैसी संरचना बनी, आउटग्रोथ बनी,
फिर इस आउटग्रोथ में सेल में यहाँ कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, और ये इसकी एक खूबी ये है, एक विशेषता ये है कि ये इस प्रकार बनने वाली नई बड पेरेंट से पृथक हुए बिना फिर से नए उभार बनाकर कई सारे चेन के रूप में ईस्ट बना सकती हैं। तो इस तरह से एक श्रृंखला में बहुत सारे ईस्ट अपने जनक से पृथक हुए बिना बनते चले जाते हैं और ये संख्या में वृद्धि करते हैं, जो बाद में सेपरेट हो सकते हैं। नेक्स्ट type of asexual reproduction is regeneration. Regeneration means पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव 2, 3 या अनेक भागों में यदि टूट जाए तो प्रत्येक भाग से नया जीव उत्पन्न हो सकता है। The process of getting back a full organism from its body part, किसी भी बॉडी पार्ट से नया जीव फिर से उत्पन्न हो सकता है। इसके एग्जाम्पल हैं प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक फ्लैट वॉर्म है, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज का एक एनिमल है। सेकेंड एग्जाम्पल इज हाइड्रा दैट बिलोंग्स टू द फाइलम सीलेंट्रेट्स निडेरिया। प्लेनेरिया 1, 2, यहाँ पर हमने 2 दिखाए हैं। प्लेनेरिया 2 पार्ट्स में यदि कट जाए तो एंटीरियर पार्ट यहाँ पर सुरक्षित है और इस पोस्टीरियर पार्ट से इसका पोस्टीरियर पार्ट डेवलप हो जाता है। इस पार्ट में एंटीरियर पार्ट नहीं है तो यहाँ एंटीरियर पार्ट डेवलप हो जाता है। इस तरह दोनों पार्ट से 2 प्लेनेरिया डेवलप हो जाते हैं। अगर ये 3 पार्ट में कट जाए तो तीनों पार्ट से भी नए प्लेनेरिया विकसित हो सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हाइड्रा का दिया हुआ है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन को हम खंडन भी कहते हैं। खंडन मीन्स इस प्रक्रिया में क्या होता है, पानी, ताप और भोजन की अनुकूल परिस्थितियों में जो तंतुमय फिलामेंटस शैवाल और कवक हैं वो उनके तंतु छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं। प्रत्येक खंड में एक या एक से अधिक कोशिकाएं हो सकती हैं और प्रत्येक खंड कोशिका विभाजन करके नया तंतु बना सकता है। यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन का एक एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा एक फिलामेंटस एल्गी है, एक तंतुमय शैवाल है जो यहाँ पर एक तंतु का छोटा सा भाग दिखाया हुआ है, एक छोटा सा पार्ट है, और यदि ये एक टूट जाए बीच में तो ये दोनों पार्ट्स अलग स्पायरोगायरा के रूप में वृद्धि कर सकते हैं। Next is spore formation. Means बीजाणु निर्माण द्वारा, बीजाणुओं के निर्माण के द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब ये स्पोर्स क्या हैं? स्पोर्स आर द स्पेशल स्ट्रक्चर इन मैनी ऑर्गेनिजम्स फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। These are unicellular, thin-walled, haploid, asexual reproductive bodies. ये बीजाणु एक कोशिक पतली भित्ति वाले अगुणित अलैंगिक जननकाएं हैं। ये बैक्टीरिया, एल्गी, फंगस, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में बनते हैं और डिस्पर्सल द्वारा, प्रकीर्णन द्वारा बीजाणु दूर दूर तक फैल सकते हैं। अनुकूल स्तर पर, अनुकूल स्थान मिलने पर अंकुरित होकर ये नए पौधे बना सकते हैं। बीजाणु बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट इज ज़ूस्पोर, जिनको चल बीजाणु भी कहते हैं।
यूलोथ्रिक्स इसका एग्जाम्पल है। यूलोथ्रिक्स की कोशिकाओं में एक कोशिका से ये पियर शेप्ड स्ट्रक्चर्स जो बने हुए हैं ये ज़ूस्पोर्स हैं। ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, इनमें फ्लैजिला होते हैं दैट हेल्प्स इन लोकोमोशन, दैट प्रोवाइड्स मोबिलिटी टू दीज ज़ूस्पोर्स। दैट मीन्स ये ज़ूस्पोर्स जो होते हैं ये गमन कर सकते हैं और जल में एक जगह से तैरकर दूसरे जगह तक पहुंच सकते हैं। सेकेंड इज एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर्स ये भी बहुत सारे शैवाल में और कवक में भी पाए जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में इनका निर्माण होता है। इनके चारों ओर एक भित्ति होती है। इस प्रकार से बने बीजाणु, ये इस प्रकार के बने हुए स्पोर्स इमोटाइल होते हैं, अचल होते हैं और अनफेवरेबल कंडीशंस में ये रेस्ट करते हैं और फेवरेबल कंडीशन आने पर ये अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। इसी तरह एकाइनिड्स, पाल्मेला स्टेज, हिप्नोस्पोर्स, कोनिडिया डिफरेंट टाइप्स के ज़ूस्पोर्स हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड में विद डायग्राम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिप्नोस्पोर इन वाउचेरिया। ये भी एक शैवाल है। बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशंस में इनका निर्माण होता है। हिप्नोस्पोर्स मोटी भित्ति वाले होते हैं ताकि ये अनफेवरेबल कंडीशन को सहन कर सकें, उन्हें टॉलरेट कर सकें और अनुकूल परिस्थितियों के आने पर ये अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म देते हैं। इसी तरह यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कोनिडिया का। दीज आर द कोनिडिया that can germinate into a new organism. कोनिडिया अचल एक्सोजीनस स्पोर्स हैं जो फंगल हाइफी के एंटीरियर पार्ट में, जो फंगस का तंतु होता है उसके एंटीरियर पार्ट में स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कोनिडियोफोर कहते हैं, उनमें विकसित होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं पेनिसिलियम, एस्परजिलस। यहाँ और कुछ ज़ूस्पोर्स दिए हुए हैं। एप्लानोस्पोर्स जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था, जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस में बनने वाले स्पोर्स हैं और ये इनके चारों ओर एक भित्ति होती है और ये इमोटाइल होते हैं। सेल का सारा साइटोप्लाज्म एक ही न्यूक्लियस के चारों ओर मोटी भित्ति से इसको सुरक्षित कर देता है और ये सेल वॉल को छोड़कर अलग हो जाते हैं। यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द ज़ूस्पोर्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द स्पोर्स आर एकाइनिड्स। एकाइनिड्स इनको निश्चेष्ट बीजाणु भी कहते हैं। यूलोथ्रिक्स, यूडोगोनियम और अन्य जैसे नॉस्टॉक आदि में भी इनका निर्माण होता है। ये बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन में बनते हैं। हर एक सेल में केवल एक एकाइनिड भी बन सकता है जिसके चारों ओर एक मोटी भित्ति बन जाती है, या ये एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस के रहते हुए ये रेस्ट करते हैं और फेवरेबल कंडीशन आने पर हर प्रत्येक एकाइनिड ज़ूस्पोर में या बदलकर या एज इट इज नए पौधे में निर्मित नए पौधे का निर्माण करता है। एक और यहाँ पर एग्जाम्पल रह गया था, दैट इज पाल्मेला स्टेज। पाल्मेला स्टेज यूलोथ्रिक्स में इसका एक एग्जाम्पल है। पानी की कमी होने पर, क्योंकि यूलोथ्रिक्स एक एल्गी है जो कि नम स्थानों पर या जल में पाई जाती हैं,
पानी की कमी होने पर इस प्रकार के प्लांट नम भूमि पर पड़े रहते हैं और कोशिकाएं अनेक भागों में विभाजित होकर एप्लेनोस्पोर्स का निर्माण करती है, जो कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है। इस तरह से बहुत सारे एप्लेनोस्पोर्स निर्मित हो जाते हैं। ये म्यूसिलेज के आवरण से घिरे रहते हैं। म्यूसिलेज इस तरीके की कवरिंग, म्यूसिलेजिनस चिपचिपे पदार्थ की कवरिंग से घिरे रहते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में से इनकी रक्षा करते हैं। इस अवस्था को इस प्रकार से एप्लेनोस्पोर्स जो हैं म्यूसिलेज से घिरे हुए सुरक्षित रहते हैं। इस पूरे स्टेज को पाल्मेला स्टेज कहते हैं और फेवरेबल कंडीशन आने पर ये म्यूसिलेज का आवरण घुल जाता है और ये स्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स फ्री होकर, स्वतंत्र होकर फैल जाते हैं और नए पौधे को जन्म देते हैं। इस तरह के हमने देखा कि जो स्पोर्स हैं वो अलग अलग तरीके के, अलग अलग उनके एग्जाम्पल्स हैं। विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न प्रकार के स्पोर्स के निर्माण के द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या इसकी एडवांटेजेस हैं, अलैंगिक जनन से क्या लाभ हैं, वो हमें पता होने चाहिए। The population can increase rapidly if the conditions are favorable. First advantage is this. यदि अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन द्वारा, अलैंगिक जनन द्वारा कोई भी पॉपुलेशन तेजी से संख्या में बढ़ सकती है। इसमें सेकेंड एडवांटेज है कि केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया लैंगिक जनन की प्रक्रिया से सरल है और ज़्यादा तेजी से होती है और इस प्रक्रिया में किसी भी जीव के एक्सटिंक्ट होने की, विलुप्त होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये बहुत तीव्र गति से कम समय में होने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। That first one is diversity is limited. That means क्योंकि इसमें जनन करने के लिए केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, मियोसिस नहीं होता, गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो इसमें वैरायटीज की संभावना कम हो जाती है, विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं हो सकती हैं, विविधताएं इसमें लिमिटेड हैं। पॉपुलेशन नंबर कैन बी डिफिकल्ट, कभी कभी इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और कोई भी स्पीशीज बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ सकती है। जैसे कि बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज इस प्रकार के डिवीजन से आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। इसी तरह there can be an inability to adapt. इनमें एक और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि ये वातावरण, पर्यावरण के प्रति इनमें अनुकूलन कम होता है। अडेप्टेशन जो है सेक्सुअली प्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स के कंपैरिजन में कम होता है। One change can eliminate the entire species. यदि इसमें कोई एक भी चेंज हो तो वो पूरी स्पीशीज को एलिमिनेट कर सकता है, खत्म कर सकता है। That's all about the asexual reproduction, only asexual reproduction. Today we have discussed about the meaning of reproduction, lifespan, and types of reproduction, asexual and sexual reproduction. Asexual reproduction we have discussed in detail, types of modes of asexual reproduction and advantages and disadvantages of asexual reproduction. In next part we will discuss about the vegetative reproduction, that is also a type of asexual reproduction. Now
stay home, stay safe, and keep learning. Thank you.